सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक रिवीजन आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्विक रिवीजन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम तीन वे में पढ़ेंगे, तीन फेजेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग, देन उसको हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, देन हम पढ़ेंगे एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर इस वीडियो में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आपका रॉ वाटर होता क्या है? रॉ वाटर वो वाटर होता है जो कि एनवायरमेंट में नेचुरली फॉर्म में पड़ा होता है, उसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया होता, उसको हम बोलते हैं रॉ वाटर। अब रॉ वाटर के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? रॉ वाटर के सोर्सेस हो सकते हैं आपका डैम्स, रिजर्वायर्स, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर और आपका सरफेस वाटर। आपके सारे सोर्सेस पता होने चाहिए आपको रॉ वाटर के कहां से सोर्स। अब क्या होता है कि आपका जो इन सोर्सेस के थ्रू हम पाइप्स के थ्रू पंप्स लगाते हुए हम क्या करते हैं, इस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हम पंप लगाते हैं, क्या ले जाते हैं उसको सर्विस रिजर्वायर्स में ले जाते हैं। देन सर्विस रिजर्वायर्स में पाइप्स के थ्रू हमारा पानी आ जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे घरों में पानी आ जाता है उसके थ्रू। तो ये हमारा है एक तरीके से कि किस तरह आपका सोर्सेज ऑफ वाटर कहां से मिलता है। देन उसका हम बात करने वाले हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर में सारे ऑब्जेक्टिव्स यहां से बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ईएस में पूछा जाता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इंडिकेट्स करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज को और उसकी असर्टिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी क्वालिटीज को। तो जो पैरामीटर्स वाटर की क्वालिटी को गवर्न करते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपके फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अगर मैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करता हूं तो जो हम अपने खुद के सेंसेस से स्मेल करके पता लगा सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आपका क्या हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकता है आपका, और आपका इसमें व्हाट सस्पेंडेड सॉलिड्स। देन उसके बाद आपका टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर पैरामीटर इन योर वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। देन योर सस्पेंडेड सॉलिड्स, योर टर्बिडिटी, देन योर कलर, देन योर ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर, देन योर टेम्परेचर। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाले हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसॉल्व सॉलिड्स, देन उसके बाद हम एल्कलिनिटी पढ़ेंगे, देन पीएच के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट एंड योर नाइट्रोजन कंटेंट। देन उसके बाद गैसेस के बारे में और उसके मेटल्स के बारे में, नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करता हूं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोबिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एनारोबिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और आपके कुछ न्यूसेंस बैक्टीरिया जैसे सल्फेट न्यूसेंस बैक्टीरिया और आपका आयरन कॉजिंग न्यूसेंस बैक्टीरिया जो कि आपके पाइप्स में इंक्रस्टेशन और आपका ट्यूबरक्यूलोसिस जो का आपका प्रोफॉर्म कर देता है। तो उसके बारे में हम सारा पूरे डिटेल वीडियो में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में अगर मैं बात करता हूं सस्पेंडेड सॉलिड की, तो सस्पेंडेड सॉलिड आपका वाटर के अंदर इन ऑर्गेनिक पार्टिकल से आ सकता है और आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड ग्रीस। इनकी मदद से भी आपका पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स पड़ा हो सकता है। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में पड़ा है तो वो सबसे पहला डिसप्लीजिंग एनवायरमेंट शो करेगा और आपका एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग करेगा पानी को, और आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर इंड्यूस होगा किसी भी पर्सन के दिमाग में। अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो अगर वो बायोलॉजिकल नेचर में है तो वो क्या करेगा, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स को भी वो प्रोमोट कर सकता है। अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी के अंदर पड़ा है तो वो ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को भी इनहिबिट करेगा। अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो वो फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जब आपका केमिकल और बायोलॉजिकल रिएजेंट पानी के अंदर डालोगे वाटर ट्रीटमेंट के दौरान तो वो उसको भी इनहिबिट करेगा। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स का पानी के अंदर पड़ा रहना काफी ज्यादा हार्मफुल है। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स को। सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाते किस तरह, सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स को डिटरमाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि एक सैंपल में उसको वाटर सैंपल लेते हैं, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवोपरेट करते हैं और उसके जो रेसिड्यू को फिल्टर मीडिया पे हम ले जाते हैं, उसके रेसिड्यू को हम हीटिंग कर देते हैं और वहां से आपका वेट ऑफ सॉलिड्स मिल जाता है। तो ग्रेवियोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम क्या कर देते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स को निकाल लेते हैं। बात करते हैं कि टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय द वाटर सैंपल। तो टर्बिडिटी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टर्बिडिटी रॉड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड में क्या होता है, आपका एक एल्यूमिनियम रॉड को हम इमर्स करते हैं जिसमें कि प्लैटिनम निडल लगी होती है। प्लैटिनम निडल जब तक दिखना बंद हो जाती है वहां पे आपको टर्बिडिटी मेजर कर लेते हो। ठीक है, टर्बिडिटी रॉड मेथड अगर आपका जो भी नेकेड आई से 25 यूनिट्स तक तो आप टर्बिडिटी को मेजर कर लेते हो अपने नेकेड आई से। उसके बाद एक और मेथड होता है आपका टर्बिडिटी रॉड मेथड के अलावा, ये होता है आपका जैक्सन टर्बिडिमीटर मेथड। तो उसकी जो यूनिट होती है टर्बिडिटी मेजर करने के लिए उसकी होती है जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। देन उसके बाद एक और मेथड है आपके पास नेफ्लोमीटर एंड बेलिस टर्बिडिमीटर मेथड। तो इसके द्वारा भी आप टर्बिडिटी 1 मिलीग्राम 1 यूनिट से भी कम अगर आपका टर्बिडिटी है उसको भी आप मेजर कर लेते हो लैब्स के अंदर। ठीक है, जेटीयू एंड योर एनटीयू होती है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, इसकी यूनिट होती है टर्बिडिटी की। तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो नेफ्लोमीटर होता है और बेलिश टर्बिडिमीटर होता है मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी, इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रू सैंपल लेते हैं, एक कलर सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और एक आपका टेस्ट सैंपल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सैंपल टेस्ट सैंपल को हम क्या करते हैं मिलाते हैं, अगर उसका कलर मैच कर जाता है तो वहां से हमारे को टर्बिडिटी मिल जाती है इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, अगर मैं बात करता हूँ जैक्सन टर्बिडिमीटर यूनिट की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सिलिका ऑक्साइड और या फुलर्स अर्थ मिलाते हैं हम उसको पाउडर फॉर्म में, और 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम जैसे मिलाते हैं तो वहां से हमारे को टर्बिडिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। अगर आप बात करते हो कि जेटीयू 1, जेटीयू और एसटीयू, या फिर आप बोल सकते हो कि नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट एनटीयू, या आपका यूनिट देता है टर्बिडिटी आदर विद द हेल्प ऑफ पीपीएम भी लिख सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन, और आप लिख सकते हो उसको मिलीग्राम्स पर लीटर भी लिख सकते हो, सब कुछ बराबर है। यहाँ पे आप तक की टर्बिडिटी यूनिट होती है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर टर्बिडिटी की बात, वो होता है मेरा कलर। तो कलर आपको पता है कि कलर होता है आपका ट्रू कलर और एपरेंट कलर। एपरेंट कलर आपका टोटल सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स से मिलता है, और ट्रू कलर आपका डिसॉल्व सॉलिड्स के द्वारा मिलता है। तो कलर को हम मैच करते हैं कलर मैचिंग टेक्निक्स के द्वारा ही। कलर मैचिंग टेक्निक्स के द्वारा हम कलर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और वहां पे हमारे को कलर की जो यूनिट मिलती है वो मिलती है टीसीयू में, ट्रू कलर यूनिट। ओके, सो टीसीयू की जो आपकी यूनिट होने वाली है वो आपकी ट्रू कलर यूनिट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर को भी मेजर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अगर आपको टेस्ट एंड ऑर्डर भी मेजर करना है, वहां से भी आप टेस्ट एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एपरेटस, वहां से आप टेस्ट एंड ऑर्डर को भी आप मेजर कर लेते हो। टेस्ट एंड ऑर्डर में भी आपको जो फॉर्म कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं वहां से आपको सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर के बाद हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर भी आपको पता है कि अगर कोई भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज किया तो जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है। तो आपका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सेज योर वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपको टेम्परेचर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपको टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेम्परेचर भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया इसके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर, टर्बिडिटी देखा और सस्पेंडेड सॉलिड्स देखा, देन आपका अपने कलर्स देखा, कलर, देन उसके बाद योर टेम्परेचर एंड योर टेस्ट एंड ऑर्डर। ओके, सो ये सारे 5 पैरामीटर्स फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को गवर्न करते हैं। देन उसके बाद हमारा होता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में जैसे हमने डिस्कस किया था, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व सॉलिड्स आप निकालते हो, मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो मोल पर सेंटीमीटर, एंड उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट से 0.65। ओके, तो यहाँ से आपको एक डाई आयनिक टेस्टर होता है एपरेटस, जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ से आपको टोटल सॉलिड्स के वो मिल जाता है, और यहाँ से आप आपके डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में पता लगा लेते हो। देन उसके बाद हमारा होता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आफ्टर योर डिसॉल्व सॉलिड्स इज योर एल्केनिटी। एल्केनिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। एल्केनिटी होती क्या है, एल्केनिटी जो भी आपके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी वजह से जो भी पानी के अंदर मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एल्केनिटी। तो ये एल्केनिटी के बाद हम देखेंगे कि किस तरह हार्डनेस को इंड्यूस होती है पानी के अंदर। हार्डनेस जो आपकी होती है वो होती है परमानेंट हार्डनेस हो सकती है, और या फिर टेम्परेरी हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस को हम बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस आपकी अगर होती है योर नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से आपकी परमानेंट हार्डनेस अगर होती है, और आपकी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती होगी कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से और बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो आप सिंपली बॉइलिंग करके और बाय द एडिशन ऑफ लाइम करके आप उसको टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देते हो। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस को अगर आपको रिमूव करना है तो स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे आपको पता है जियोलाइट प्रोसेस और अदर स्पेशल टेक्निक्स। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपको हार्डनेस को मेजर किस तरह करते हैं, हार्डनेस को आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ योर HCaCO3। ओके, तो आपको करना क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेजर हार्डनेस एंड गवर्न होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से मिलती है। तो आपको हार्डनेस को मेजर करते हो HCaCO3 इक्विवेलेंट। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ कि हार्डनेस मुझे मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस concentration of calcium ion upon equivalent weight of calcium ion and into calcium carbonate का equivalent weight, जो कि आपका CaCO3 का equivalent weight होता है 50 और जो आपका कैल्शियम का होता है वो आपका होता है योर 20 एंड योर 40 मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच इज अ स्केल व्हिच इज यूज्ड
टू फाइंड द बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ द वाटर। तो अगर आपको पता है pH इज द नेगेटिव लॉगरिथमेटिक ऑफ बेस 10 हो सकता है, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव आयन और POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 OH नेगेटिव आयन। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू आपको पता है 14 होता है, 0 टू 14 की स्केल पे होता है हमारा। pH की जो हमारी स्टैंडर्ड रेंज होती है वो हमारी होती है 7 टू 8.5 जो हमारी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होती है। अगर आपका pH की वैल्यू 6.2 से भी कम है और या फिर pH की वैल्यू 9.2 से ज्यादा है तो हमारे अनफेवरेबल हो जाएगी पानी के लिए। तो हमारी pH की वैल्यू 7 टू 8.5 होनी जरूरी है। तो हमारा pH भी यहाँ से हम देख लेते हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं हार्डनेस हो गया हमारा, pH हो गया, तो उसके बाद हमारा डिसॉल्व सॉलिड्स हो गया, देन उसके बाद हमारा हो गया एल्केनिटी। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन पानी के अंदर पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन पानी के अंदर पड़ा हो सकता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो पानी के अंदर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है वो शो कर रहा है आपका ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर। तो अगर पानी के अंदर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया तो इसका मतलब है कि भाई इसमें पॉल्यूशन है, इसके मतलब ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर पानी के अंदर। तो इसके लिए हमारी परमिसिबल लिमिट होती है फ्री अमोनिया के लिए 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पानी के अंदर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया तो इसका मतलब है हमारा कि भाई जो पानी का ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन क्या हुआ है, इनिशियली स्टार्ट हो चुका है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इसका मतलब ये होता है। और इसका परमिसिबल लिमिट अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक अमोनिया की वो होती है आपकी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मैं इन कंजुगेशन विद ऑर्गेनिक अमोनिया और फ्री अमोनिया को लिखता हूँ तो उसको मुझे मिलता है जिल्डास अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। देन नाइट्रोजन पानी के अंदर पड़ा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल डेंजरस है क्योंकि वो पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को शो करता है। और नाइट्रेट पानी के अंदर अगर पड़ा हुआ है तो वो आपका हार्मफुल नहीं है, लेस हार्मफुल है, बट वो अगर इन्फेंट्स में अगर चला जाता है तो इसलिए वो काफी ज्यादा एक डिसीज कॉजिंग कंपाउंड बना देता है। मिथेमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी डिसीज का आपने नाम सुना होगा, वो आपको कॉज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो नाइट्राइट होता है ना, जो आपका नाइट्रेट होता है वो आपका हीमोग्लोबिन से काफी ज्यादा एफिनिटी होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो वो इन्फेंट्स के इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, रिएक्ट कर देता है और वहां से आपको ब्लू बेबी डिसीज और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो वहां से आपको ब्लू बेबी डिसीज, बच्चा नीला बढ़ जाता है, उसको नवजात शिशु जो होता है वो नीला बढ़ जाता है। तो इसलिए नाइट्रेट की जो परमिसिबल लिमिट है वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर। बट नाइट्राइट की परमिसिबल लिमिट 0 मिलीग्राम पर लीटर होती है क्योंकि ये शो कर रहा है आपका ऑर्गेनिक मैटर हैज डिकम्पोज, पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ योर ऑर्गेनिक मैटर। ओके, और नाइट्रेट अगर पानी के अंदर है तो वो हमारा ओल्ड पॉल्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रिसेंट पॉल्यूशन को शो कर रहा है अगर हमारा नाइट्राइट है तो। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन भी आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्लोराइड कंटेंट की बात करता हूं अगर मैं, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो क्लोराइड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड कंटेंट में आपको पता है अगर क्लोराइड पानी के अंदर पड़ा हुआ है इसका मतलब पॉल्यूशन है ड्यू टू योर इंडस्ट्री की वजह से और योर सीवेज की वजह से। तो क्लोराइड कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोराइड कंटेंट के बारे में। क्लोराइड कंटेंट की अगर मैं लिमिट की बात करता हूं तो 200 मिलीग्राम पर लीटर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है क्लोराइड कंटेंट की। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोराइड कंटेंट की। फ्लोराइड कंटेंट भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द ग्रोथ ऑफ परमानेंट टी अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर आपका 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड कंटेंट है तो आपको क्या होगा कि भाई उसके परमानेंट टीथ के कैविटीज से भी बचाता है वो। अगर आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाती है फ्लोराइड कंटेंट तो आपका क्या हो जाता है, बोन फ्लोरोसिस होने लगते हैं, डिकलराइजेशन, तो टीथ भी हो जाता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर फ्लोराइड कंटेंट बढ़ जाता है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट हमारी फ्लोराइड कंटेंट की होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर और आपकी जो कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसके अलावा सारे मेटल्स भी आ जाते हैं। मेटल्स में आपका जैसे कैडमियम और लेड जो कि टॉक्सिक मेटल्स हैं और नॉन टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं आपके, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे कोई नॉन टॉक्सिक मेटल्स हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको गैसेस के बारे में पता होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और योर मीथेन। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपको पता है कि एक होते हैं एरोबिक कंपाउंड्स, एक होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, एक होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेंजीन वाले होते हैं कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हाई बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है जिससे वो टूटते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा होती है। अगर मैं बात करता हूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं उनको बोलते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस और एज वेल एज एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्युलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिसीज को प्रोड्यूस कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस इंपॉर्टेंट है, पैथोजेंस का हमारे को डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो पैथोजेंस का हम डिटर्मिनेशन करते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ योर फिल्टर मेम्ब्रेन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर सैंपल को हम क्या कर देते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं, जिसमें कि एक हमारा एक स्टरलाइन मेम्ब्रेन होती है। स्टरलाइन मेम्ब्रेन में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रुक जाते हैं, उसको हम एंडो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू क्या करते हैं, को कॉन्टैक्ट में लाते हैं और हमारे जो भी कॉलीफॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं और जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे रुक जाते हैं उसके ऊपर। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं कि फिल्टर कर लेते हैं, हम डायरेक्टली उसको जो मेजर करते हैं हम उसको कॉलीफॉर्म्स को मेजर नहीं करते हैं, हम उनको पैथोजेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, उनको कॉलीफॉर्म्स मेजर करते हैं। एक और हमारा पैरामीटर आता है एमपीएन, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेजरमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स को, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट होता है आपका एमपीएन, उसमें क्या करते हैं 5 4 3 1 आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं और एमपीएन अपॉन 100 ml वॉल्यूम से हमारे को स्टैंडर्ड टेबल से हम मैच कर लेते हैं, वहां से हमारे को नंबर ऑफ कॉलोनीज के बारे में पता पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा का जो होता है आपका ये कॉलीफॉर्म का नंबर ऑफ पैथोजेंस का आइडिया लगाने के लिए सारे टेक्निक्स होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद बात करेंगे वाटर क्वालिटी हो गया, हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी हो गया, केमिकल वाटर क्वालिटी हो गया, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सारे आपके वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आपको पता है कि सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है पानी का, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन्स लगाऊंगा। देन उसके बाद आपको उसको एरेशन करूंगा, एरेशन के बाद उसको मैं क्या करूंगा, एरेशन के बाद उसको मैं कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में ले जाऊंगा, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद उसका मैं सेडिमेंटेशन करूंगा, सेडिमेंटेशन के बाद उसका फिल्ट्रेशन करूंगा, डिसइंफेक्शन करूंगा, डिसइंफेक्शन के बाद उसका मैं क्या करने वाला हूँ, डिसइंफेक्शन आपने कर दिया। देन उसके बाद आपको डीफ्लोरिडेशन और डीसैलिनेशन के लिए प्रोसेस में ले जाओगे। आपका जो डिसइंफेक्शन होता है वो लास्ट प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो यहां से हम इसको पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले स्क्रीनिंग्स में क्या होता है, स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम स्क्रीन्स लगाते हैं, कोर्स स्क्रीन हो सकती है, फाइन स्क्रीन हो सकती है, उसको हम एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाते हैं जिससे कि वो वेलोसिटी ज्यादा मात्रा में वो सस्टेन कर पाए। कोर्स स्क्रीन भी होती है, फाइन स्क्रीन भी होती है। तो स्क्रीन लगाने के बाद हम उसको एरेशन में जाते हैं। एरेशन में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट एयर में ऑक्सीजन की मदद से हम उसको एरेट करते हैं। ठीक है, आपकी जो गैसेस होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं एरेशन में। एरेशन में भी आपका कैसेगेट एरेटर होता है, आपका स्प्रे नोजल मेथड होता है, आपका डिफ्यूज एयर मेथड होता है। तो यहाँ से हम एरेशन की मदद से इसको भी हम पढ़ने वाले हैं पूरे क्विक रिवीजन के अंदर। देन उसके बाद हम एरेशन के बाद हम करने वाले हैं कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन में इंपॉर्टेंट है, आपको क्लॉक्स और फ्लॉक्स बनाने होते हैं। आपको पता है कि ये 3 फेजेस में होता है आपका कोगुलेशन, एडेड सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में आपने सुना होगा कि भाई कोगुलेशन में आप क्या करते हैं, कोगुलेशन में आपका फास्ट मिक्सिंग करते हैं, देन फ्लोकुलेशन में हम उसको स्लो मिक्सिंग करते हैं, जो फ्लॉक्स बनाते हैं, और उसके बाद हम फर्दर सेडिमेंटेशन प्रोसेस में उसको निकाल देते हैं। तो कोगुलेशन, एडेड सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि किस तरह सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पढ़ने। सेडिमेंटेशन में आपका क्यूसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होता है, कॉन्टिन्यूअस टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होता है। तो क्यूसेंट टाइप और सेडिमेंटेशन टैंक और कॉन्टिन्यूअस टाइप सेडिमेंटेशन में क्या फर्क है, इसको हम देखेंगे पूरे डिटेल में। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए बोलता है वीएस, जो कि क्या होता है G-1 गामा डेवलपमेंट 18 म्यू, ठीक है, वीएस स्क्वायर। जो सेटलिंग वेलोसिटी आपकी निकलती है, स्टोक्स लॉ जिसमें एप्लीकेबल होता है, उसको हम यहाँ से हम देखेंगे सेटलिंग वेलोसिटी किस तरह निकलती है। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं पूरे वीडियो के अंदर कि किस तरह आपका सेडिमेंटेशन टैंक में सारे पैरामीटर्स आते हैं कि भाई किस तरह आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है, आपका डिटेंशन टाइम क्या होता है, किस तरह आप प्लान एरिया निकालते हो, व्हाट इज योर सरफेस ओवरफ्लो रेट, सेटलिंग वेलोसिटी के अंदर सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम फिर बात करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन में आपको पता है कि भाई आपके प्रेशर फिल्टर्स होते हैं, आपके ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं। ग्रेविटी फिल्टर्स भी आपका स्लो सैंड फिल्टर्स हो सकता है और आपका रैपिड सैंड फिल्टर्स होता है। प्रेशर फिल्टर्स में क्या होता है कि भाई प्रेशर फिल्टर में जो आपका वाटर का हेड होता है वो आर्टिफिशियल एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, और जो आपका ग्रेविटी फिल्टर्स होता है उसमें जो आपका हेड ऑफ वाटर इज सफिशिएंट होता है टू ड्रेन द वाटर, तो आपका वाटर के फिल्टर करने में मदद करता है खुद का हेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हेड ऑफ वाटर रैपिड सैंड फिल्टर पे क्वेश्चन बन जाते हैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स निकलने वाले के लिए पूछता है 1.2 × इन क्यू इज जो होता है रेट ऑफ फ्लो इन मिलियन लीटर्स। यहाँ से आपका रेट ऑफ फ्लो निकल जाता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी बैक वॉशिंग में, उसको भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि रैपिड सैंड फिल्टर में क्या क्या प्रॉब्लम, मड बॉल फॉर्मेशन बन जाता है उसमें। मड बॉल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे।
देन फिल्ट्रेशन के अंदर हमने यहाँ पे देखा प्रेशर फिल्टर हो गया हमारा और आपका ग्रेविटी फिल्टर्स हो गए। ग्रेविटी फिल्टर्स में आपके दो फिल्टर्स होते हैं, आपका प्रेशर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में भी आपका डेप्थ ऑफ सैंड कितना होता है 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर होता है। डेप्थ ऑफ फिल्टर टोटल कितना होता है 2.5 to 3.5 मीटर होता है। उसका टोटल फिल्ट्रेशन कितना होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। जो कि भाई आपका टोटल बैक्टीरियल डिसइंफेक्शन कितना करता है 90 to 99% आपका स्लो सैंड फिल्टर आउट कर देता है। देन उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में डिफरेंस क्या है, तो फिल्ट्रेशन यहाँ से हम देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह फिल्ट्रेशन के बाद हम डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन में सारे चीजें पढ़ लेंगे, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डी फ्लोराइडेशन और क्लोरिनेशन भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्लोरिनेशन में आपका प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पूरा रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखो, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसमें हम सारे वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन के वीडियो को पढ़ेंगे। तो पूरा क्विक रिवीजन इसका हम 1.5 से 2 घंटे के अंदर पढ़ते जाएंगे। और इस तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस क्विक रिवीजन मिलने वाले हैं इसके अंदर। So thank you so much for watching. If you like, then subscribe and share with your friends. Okay, so thank you so much. My name is Mohit Gupta.